प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एक्स वीवो जीन थेरेपी के बारे में। यहां पर मैं अगेन आपको एक छोटी सी चीज और पहले क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसी डिजीज है जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट होती है, जिसका कंट्रोल जीन्स के द्वारा होता है, means the genes are the responsible for that particular disease. Such kind of disease is transferred from the one generation to another. मतलब ये हुआ कि वो जो बीमारियां जो कि जीन्स के कारण से होती है उन्हें हम आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वे जीन्स के माध्यम से संचरित होती रहती है। और इन जीन का जो बीमारियां होती है, जीन से उत्पन्न वाली आनुवंशिक बीमारियां, उनको उपचार करने का तरीका है, उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, या तो डिफेक्टिव जीन है उसको हटा करके नई फंक्शनल जीन को वहां पर हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, या अगर कोई जीन नहीं है तो न्यू जीन को वहां पर इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो ट्रीटमेंट का जो वे है उसे हम बोलते हैं जीन थेरेपी कहते हैं। नाम खुद बता रहा है, जीन थेरेपी। द थेरेपी मीन्स द ट्रीटमेंट, एंड द ट्रीटमेंट विच इज कैरिड आउट बाय द जीन्स, बाय द इंजर्शन ऑफ ए जीन और बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एज द जीन थेरेपी। तो अभी जीन थेरेपी के दो मेथड होते हैं, एक होता है एक्स वीवो जीन थेरेपी और दूसरा होता है इन वीवो जीन थेरेपी। ओके, तो अभी हम शुरू करेंगे इन वीवो जीन थेरेपी को। मतलब जीन की डिलीवरी आपको प्राकृतिक माध्यम में करते हैं तो उसको इन वीवो जीन थेरेपी कहते हैं, और जब कल्चर मीडियम में जीन का ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी। एक्स वीवो जीन थेरेपी को हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। आपको डिटेल देखनी हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका टाइटल है एक्स वीवो जीन थेरेपी। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इन वीवो जीन थेरेपी। जो जीन है उसको डायरेक्टली पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एक्स प्योरली प्राकृतिक माध्यम में ये जीन की डिलीवरी की जाती है, यानी कि किसी भी पेशेंट के अंदर डायरेक्टली जीन को ही इंट्रोड्यूस कराना है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इन वीवो जीन थेरेपी। और उसमें क्या होता है, एक्स वीवो कल्चर मीडियम लेबोरेटरी के अंदर जीन का ट्रांसफर किया जाता है। अब इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, पहले एक डिजीज को समझते हैं जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज क्या होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसकी डिटेल को हम देखते हैं, और उसी सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज की हेल्प से ही हम इस इन वीवो को डिटेल में हम समझेंगे। तो पहले टाइटल लिख देता हूं मैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज। डिजीज का नाम, पहले इसके बैकग्राउंड में जाते हैं कि क्या होता है ना। सिस्टिक जो फाइब्रोसिस डिजीज होती है वो क्या होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है। सिम्टम की बात करूं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनको सांस लेने में, कफ लेने में दिक्कत होती है। एक्चुअल में क्या है प्रॉब्लम, आप ये देखें, हमारे शरीर में बहुत सारी डक्ट होती है, नलिकाएं होती है। सरल भाषा में समझो, हमारे शरीर में बहुत सारी नलिकाएं होती है, डक्ट होती है। डक्ट जैसे ट्रेकिया श्वसन नलिका एक नलिका है, अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशयी नलिका, पैंक्रियास से निकलने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट हो गया, लीवर गॉल ब्लैडर से आने वाली बाइल डक्ट हो गया यानी कि पित्त वाहिनी, अग्नाशयी वाहिनी, पैंक्रियाटिक डक्ट, और हमारी ट्रेकिया यानी कि श्वसन नलिका। यानी कि जितनी भी हमारे शरीर में नलिकाएं होती है, ट्यूबुलर शेप में होती है, उसको लसलसा बनाने के लिए, लुम्ब्रिकेशन के लिए म्यूकस का सीक्रेशन होता है। और जब अतिरिक्त मात्रा में म्यूकस बनने लग जाएगा तो ये ट्यूब्स क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। ये ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएगी, बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मैकेनिज्म मैं अभी आपको समझाऊंगा विद डायग्राम की हेल्प से। अभी आपको यह समझना है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, श्वसन तंत्र में अगर ये बीमारी होती है तो कैसे इसका क्या रिजल्ट आता है। हम जानते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एयर सैक्स या एल्वेली बोलते हैं। हमारे फेफड़ों के अंदर असंख्य क्या होती है, वायु कुपिकाएं होती है, वायु कोष होते हैं, और वायु कोष में हवा किससे जाती है, एयर डक्ट से जाती है, और वो एयर डक्ट है ट्यूब की तरह है। एयर डक्ट क्या है, ट्यूब की तरह है, और वो ट्यूब के अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा भर जाए तो अंडरस्टूड बात है इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस किस में हो रहा है, श्वसन तंत्र में हो रहा है। मैं भी थोड़ा एग्जांपल और रीजन के साथ समझाऊंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ये बीमारी एक आनुवंशिक रोग है, पहली बात वंशगत बीमारी है। हम ये कहते हैं कि डिजीज कैसी है, इनहेरिटेटेड या इनहेरिटेंस शो करती है, वंशगत बीमारी होती है,
और इस जीन को कंट्रोल, इस बीमारी का कंट्रोल करने वाली जो जीन है वो क्या होती है? रेसेसिव जीन होती है, अप्रभावी जीन होती है। ये हमें पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। और हमें पता है कि जो अप्रभावी जीन होती है, रेसेसिव जीन है, वो होमोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाते हैं। अभी उस पर नहीं जाएंगे वरना जेनेटिक्स शुरू हो जाएगी। पहले मैं एक सिंपल सी 2 डक्ट बनाता हूं और फिर हम देखते हैं कैसे काम होता है। हमने कहा कि इसकी जो जीन होती है वो कैसी है? रेसेसिव है। कंफ्यूज नहीं होना है, रिलैक्स बनाए रखें, पूरी क्लास के अंदर गारंटेड समझ में आएगा आपको। क्या होता है? एक जीन, यहां पे मैं एक जीन बनाता हूं, यहां पे हमने कहा एक जीन है, ये वाली एक जीन है, इस जीन को कहते हैं CFTR जीन। एक जीन होती है उसका नाम है CFTR जीन। ये CFTR जीन क्या काम करती है? ये जीन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाती है जिसका नाम है CFTR प्रोटीन। कैसे होती है उसको मैं बना देता हूं। CFTR प्रोटीन बनाती है, ये हो गई CFTR प्रोटीन। यहां पे इसकी डिटेल सब आएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इस चीज को। यहां पर हमने कहा क्या बना है? CFTR प्रोटीन बनती है। ओके, सिंपल सा मेथड। अगर CFTR जीन एक्टिव है तो CFTR प्रोटीन बनेगी, CFTR जीन इनएक्टिव है तो ये प्रोटीन नहीं बनेगी। फिलहाल आप इतना से कॉन्सेप्ट समझे। किस डिजीज में क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस में, कि जो नॉर्मल पीपल होता है उसमें एक जीन होती है CFTR, ये जीन होती है, और ये जो CFTR जीन है वो पहले ट्रांसक्रिप्शन करेगी, mRNA बनाएगी, फिर ट्रांसलेशन करेगी, तो CFTR प्रोटीन बनती है, तो हम कहते हैं नॉर्मल पर्सन है। और अगर ये जीन निष्क्रिय हो गई है तो CFTR प्रोटीन नहीं बनती है। बेसिक रीजन तो इतना सा है। अब इसमें ये कहां होती है? ये CFTR जीन है, कहां इफेक्ट डालती है, वो अभी हम देखते हैं। मैं एक छोटा सा यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। कोई मैं ट्यूब बना लेता हूं, डक्ट, उससे आप आराम से समझ पाएंगे। ट्यूब बनाते हैं आप सभी के लिए। यहां पे ट्यूब को समझाने के लिए कोशिश करता हूं कि आप थोड़ा सा डायग्राम को 3D फॉर्मेट में समझ सकें, तो उसी हिसाब से डायग्राम में बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे आप सभी बच्चों के लिए। ये मान लेते हैं ये कोई डक्ट है, ऐसी डक्ट है जैसे हमारे ट्रेकिया वगैरह होती है, इस तरीके से कोई डक्ट है। इसका डायग्राम बना देते हैं। मेरे ख्याल से आप इसको अभी समझ पाएंगे कि आपको ट्यूब की तरह दिखाई दे रहा है। ये ट्यूब है, अंदर एक कैविटी है, ये तो मैंने कट लगाया आपको समझाने के लिए। ये क्या है? एक ट्यूब है। इस तरीके से मान लेते हैं कोई डक्ट है। अब मैं इस डक्ट का निकाल लेता हूं एक ट्रांसवर्स सेक्शन। आप सभी जानते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, ठीक है ना। ये जैसे मान लेते हैं कि ट्यूब है, इसको हमने ऐसे काट दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हमने काट दिया। देखते हैं किस तरीके से दिखाई देता है। यहां पर मैं अगेन एक डायग्राम बना देता हूं, आप कंफर्म समझ पाएंगे। मुझे पता है अभी जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट है। बस आप थोड़ा सा इस सिलेबस के सफर को साथ साथ में तय करते चलें, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर एक डक्ट होती है और इस डक्ट के अंदर एक पतली लेयर होती है स्मूथ मसल्स की। ये है स्मूथ मसल्स है, ये हो गई स्मूथ मसल्स। ये बना दिया हमने स्मूथ मसल्स को। साथ साथ में डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूं वो भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन जरूरत पड़ेगी। और इस स्मूथ मसल के अंदर एक और थिन लेयर है और उस थिन लेयर को कहते हैं एपिथेलियम। ये वाली लेयर है, ये है एक एपिथेलियम है। ज्यादा डिटेलिंग मोड में नहीं जाऊंगा, इतना ही नाम लिखूंगा, पेशेंस बना के रखें, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आउटर लेयर है, ये तो हो गई इसकी आउटर लेयर है, ये हो गई अपनी आउटर लेयर। इस ट्यूब की आउटर लेयर है। ये इसके अंदर मैं कलर के हिसाब से मैच करूं ताकि नहीं कंफ्यूज है। ये येलो मैंने बनाया है, ये क्या है? स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स है। ये हो गई स्मूथ मसल्स है। और इसके अंदर वाली लेयर किस चीज की है? वो है एपिथेलियम लेयर है। ये आ गई एपिथेलियम है, ये होगी एपिथेलियम। अब मैं यहां आपको समझाने के लिए इस एपिथेलियम को थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक तरीके से बड़ा समझा देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारा प्राइमरी एम है वो है आप लोगों को टॉपिक समझाना, ठीक है ना।
यहाँ पे मैं अलग से और बना देता हूं। किसको बना रहा हूं? एपिथीलियम को। एपिथीलियम कौन सी है? इस ट्यूब का सबसे इनर पार्ट, ये है एपिथीलियम। इसको बनाते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्मेट में। किस तरीके से दिखाई देगा? देखिए यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पे इस तरीके से, और आप फिर आराम से समझेंगे। इसके अंदर मुझे एक प्रोटीन भी बनानी है। आपने फ्लूइड मोजेक मॉडल पढ़ा हुआ है कि प्रोटीन और लिपिड की बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में। ओके, तो यहाँ पे हमने बनाया लिपिड की, मैं बाइलेयर बना देता हूँ। थोड़ा पैसेज रखेंगे, टाइम जरूर लगेगा टॉपिक में, लेकिन मेरा बेसिक एम ये है कि आप एग्जाम में डायग्रामेटिकल जब प्रेजेंट करें तो डायग्राम कैसे बनाया जा रहा है उसको साथ साथ में समझेंगे, तभी इसका कंप्लीट आपको बेनिफिट मिलेगा। जल्दबाजी से सिलेबस करने से फायदा नहीं है। ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या है? इस एपिथीलियम को मैंने बनाया है, और एपिथीलियम में ये वाली जो बीच में है इसको क्या बोल रहे हैं? ये वही है जो प्रोटीन मैं ऊपर बात कर रहा था। ये है CFTR प्रोटीन है, CFTR प्रोटीन है। और ये वाली क्या है? लिपिड बाई लेयर है। ये हो गई लिपिड बाई लेयर हो गई। और ये मैंने डायग्राम किसका बनाया है अभी आपको मैं बता चुका हूं। ये क्या है? एपिथीलियम है, एपिथीलियम लेयर। नॉर्मल बातें कर रहे हैं, सारी नॉर्मल, अभी बीमारी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसको डायग्राम को और मैं कुछ ऐड कर देता हूं, सब कुछ सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा आपको। यहां पे मैंने क्या कहा था? ये है एक जीन, यहां पर CFTR जीन, ठीक है ना। CFTR जीन है, और ये जीन अभी कैसी है? एक्टिव है। मैं सब आपको वो बता रहा हूं जो सब कुछ नॉर्मल है, अभी बीमारी नहीं आई है। यानी मैं ये कहता हूं इसको लेबलिंग के लिए, ये है कंडीशन ए। ये वाली क्या है? कंडीशन ए है, यानी कि कंडीशन ए का मतलब अभी बीमारी नहीं है, नॉर्मल बातें कर रहा हूं मैं यहाँ पे, नॉर्मल सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन नॉर्मल। क्या कहा? नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में हमने कहा किसी पर्सन में एक जीन होती है, CFTR जीन है, जो एक्टिव है और फंक्शनल है, नो प्रॉब्लम। हमने कहा ये एक ट्यूब है बॉडी की, कोई भी डक्ट है, इसके नीचे नाम लिख देता हूं मैं, डक्ट। ये एक है डक्ट। इस डक्ट का हमने लिया ट्रांसफर सेक्शन, TS बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन, TS ऑफ डक्ट। वो कोई भी डक्ट हो सकती है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। और इस डक्ट के अंदर क्या है? सबसे बाहर की और एक आउटर लेयर है, अंदर स्मूथ लेयर है, पतली है, बहुत मोटी नहीं है, और अंदर की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है एपिथीलियम। ओके, अब ये जो एपिथीलियम की लेयर होती है ये म्यूकस को सीक्रेट करती है। मैंने डायग्राम बनाया नहीं अभी तक, तो म्यूकस को तो ये यहां पे क्या करता है? म्यूकस का सीक्रेशन करता है, ये अंदर की ओर म्यूकस, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस को सीक्रेट करती है। और म्यूकस क्या काम करता है? लुम्ब्रिकेशन का काम करता है। लुम्ब्रिकेशन, चिकनाहट देने का कार्य करता है, लुम्ब्रिकेशन का काम करता है म्यूकस। नॉर्मल म्यूकस निकलता है, बहुत ज्यादा नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही निकलेगा। ओके, अब क्या हुआ कि ये म्यूकस है, ये म्यूकस काफी पतला होता है, स्लिपरी होता है। लिख देता हूं मैं यहां पे सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन दिस डायग्राम। हमने कहा ये जो म्यूकस है ये कैसा है? थिन है, पतला है, स्लिपरी है, स्लिपरी है, लसलसा। ये म्यूकस कैसा है? स्लिपरी है और लसलसा है, बढ़िया स्मूथिंग, ग्रीसिंग का काम करता है, ऑयलिंग का काम। ये पूरी की पूरी ट्यूब अंदर से चिकनाहट के साथ में नॉर्मल सब कुछ फंक्शन चल रहा है। अब मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि ये जो म्यूकस है नॉर्मल क्यों है, थिन क्यों है, स्लिपरी क्यों है, इसको बैलेंस कौन करता है? एपिथीलियम के अंदर ये जो CFTR प्रोटीन है वो क्या करती है? अंदर से बाहर की ओर, बाहर का मतलब ये जो इसकी ल्यूमेन बनी हुई है, ल्यूमेन यानी कि कैविटी, किसी भी ट्यूब की जो हम कह सकते हैं अंदर का जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। ये ल्यूमेन बोलते हैं इसको, अंदर का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है ना। तो ये मैंने कहा ना, जब मैं कहूं अंदर से बाहर की ओर, यानी कि एपिथेलियम के अंदर से बाहर की ओर, बाहर का मतलब ल्यूमेन की बात कर रहा हूं।
तो ये क्या करता है, यहां पे एक बार मैं थोड़ा नाम चेंज कर लेता हूं इस नाम को, क्योंकि मुझे कुछ ड्रॉ करना है और हम चाहते हैं कि सब कुछ इसी डायग्राम में ही आ जाए। वैसे मैंने लिख दिया एपिथेलियम में, नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा कि यहां पे होते हैं क्लोराइड आयंस। ये क्या है, क्लोराइड आयंस है, ये है क्लोराइड आयंस, ये क्लोराइड आयंस है। अब क्लोराइड आयंस आपको पता है Cl- को बोलते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं Cl- है, क्लोराइड आयंस है। ठीक है, ये क्लोराइड आयंस इस CFTR के बीच में जो रास्ता बना हुआ है ना, ये चैनल, इससे बाहर की तरफ निकलते हैं, क्लोराइड आयंस बाहर की तरफ निकलते हैं। मैं ये लिख देता हूं यहां पे, क्लोराइड आयंस कम्स आउट, ठीक है, कम्स आउट वेयर, कम्स आउट और कहां पे, इनटू द ल्यूमेन, इनटू द ल्यूमेन। ये अंदर से बाहर की ओर क्लोराइड आयंस बाहर निकलते रहते हैं, और ये क्लोराइड आयंस म्यूकस में पानी का बैलेंस करते हैं, वाटर बैलेंस। यहां पर लिख देते हैं वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस कहां पे, इनटू म्यूकस, म्यूकस कंट्रोल्ड बाय किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल्ड बाय क्लोराइड, क्लोराइड आयंस। सारी चीजें यहां पे क्लियर कर दी है। 2 पॉइंट आ गए यहां पर बात। क्या कहा कि ये जो CFTR प्रोटीन होती है, इसमें से बीच में रास्ता बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, इस चैनल में से क्लोराइड आयंस कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड, आउटसाइड मींस इनटू द ल्यूमेन। ये क्या करते हैं, क्लोराइड आयंस यहां बाहर आने के बाद में वाटर का बैलेंस करते हैं इनटू द म्यूकस, म्यूकस में वाटर का बैलेंस करेंगे। छोटा सा कंफ्यूजन डालता है, क्लोराइड आयन बाहर जाएंगे तो म्यूकस में पानी बढ़ेगा और म्यूकस हो जाएगा थिन, पतला। अगर क्लोराइड बाहर नहीं जाएंगे, अगर क्लोराइड बाहर नहीं जाएंगे तो म्यूकस में पानी हो जाएगा कम, म्यूकस में पानी कम हो जाएगा तो म्यूकस हो जाएगी थिक, हार्ड, और वो क्या करेगी फिर, ट्यूब है उसको जाम कर देगी, ब्लॉक कर देगी, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी। यही तो बीमारी है। ये तो मैं नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूं, नॉर्मली क्या होता है। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, बीमारी की बात। ये मैंने यहां पे ए कंडीशन डाली थी, कौन सी, नॉर्मल। अब मैं बात कर रहा हूं पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, जो पेशेंट है रोगी के अंदर क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहां पे अगेन सारे डायग्राम वही बना रहा हूं जो ऊपर है, कुछ भी नया नहीं करेंगे। ऊपर मैंने डायग्राम बनाया था CFTR जीन इज एक्टिव, यहां पर लिखूंगा इनएक्टिव। CFTR ये जो जीन है ये क्या है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है जीन, ये निष्क्रिय जीन है तो CFTR प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगी। तो क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखाता हूं। अगेन इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम को ड्रॉ करने में कभी कंजूसाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में, जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ही विदाउट डायग्राम आप कुछ ना तो समझ पाएंगे और ना ही समझा पाएंगे। ऑलरेडी मैं फोटोज क्यों नहीं डाल रहा हूं, अगर मैं आपको किसी भी टेक्निकल चीजों की हेल्प से अगर आपको फोटोज दिखा दूंगा तो प्रॉब्लम क्या है कि आप एग्जाम में उसको देख के ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो वो हो जाता है फिर सेंसलेस काम। और यहां पे टीचिंग का जो बेसिक एम है वो आपको समझाना है, ना कि दिखाना। तो जब ड्रॉ करेंगे तो आप समझ पा रहे हैं डायग्राम कैसे बनता है कैसे नहीं। और वही अगर मैं आपको कोई टेक्निकल तरीकों से यहां पर फोटोज दिखा देता तो क्या होता, आप एग्जाम में फिर परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि जब पेशेंट में CFTR जीन हो गई निष्क्रिय, इनएक्टिव हो गई, इनएक्टिव होने से क्या हुआ, इसके अंदर की तरफ यहां पर म्यूकस इकट्ठा होने लग गया। म्यूकस बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लग जाएगा, जाम हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा इसका रास्ता। समझ आई बात। यहां पर क्या हो गया, अगर ये जीन निष्क्रिय हो जाएगी तो म्यूकस क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, थिक म्यूकस हो गई। ये देखिए अंदर पूरा भर गया है, थिक म्यूकस हो गया है। इसने क्या कर दिया है, इस ट्यूब को ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक हो गया। इसमें जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होने वाला था रुक गया। अब अगर हम ऐसी कंडीशन में हमने देखा
डायग्नोसिस किया कि ये सारा मामला ब्लॉक क्यों हुआ, तो हमने कहा कि एक काम करो, इसका पहले ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं। इस ट्रांसफर सेक्शन से पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम कहां क्रिएट हुई। तो हमने क्या देखा, देखिए दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस आ रहा है। आउटर जो मेम्ब्रेन है वो तो नॉर्मल की नॉर्मल है, लेकिन स्मूथ जो मसल्स है उसमें आ गई सूजन, इन्फ्लेमेशन हो गया। ये जो स्मूथ मसल्स है इसमें क्या हो गया है, इसमें हो गया इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गई है। तो क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन से आप देखेंगे इस ट्यूब के अंदर का जो स्पेस है वो डिक्रीज हो गया। ये पहले ल्यूमन इतनी बड़ी थी, अब ल्यूमन हो गई छोटी हो गई है, अभी तो और छोटी होने वाली है। आप देखो अब इसके अंदर क्या था, एपिथेलियम। ये एपिथेलियम तो है ही, और अब इस एपिथेलियम ने क्या किया, भरपूर तरीके से म्यूकस को छोड़ दिया। यहां पे म्यूकस, पूरा म्यूकस ऐसे भरने लग गया एकदम। अब आप समझदार हो कि जब कोई ट्यूब है इस तरीके से भर जाएगी तो दिक्कत क्या आने वाली है ना। अभी एग्जांपल बताएंगे, आपको महसूस भी कराएंगे बीमारी में हो क्या रहा है। हमने कहा अभी अगेन वही नाम है, ये कौन सी लेयर है, ये तो है आउटर लेयर है। और हमने कहा यहां पर लिखा मैंने डायग्राम में स्मूथ मसल्स, अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, इन्फ्लेमेशन। यहां हम लिखेंगे इन्फ्लेमेशन इन स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। आप लिखने राइटिंग, हैंड राइटिंग को भी बढ़िया करें, एग्जाम में हैंड राइटिंग सही होगी तो कम समय में आप स्पीडली लिख पाएंगे और अच्छा भी दिखाई देगा। इन्फ्लेमेशन इन द स्मूथ मसल्स, मसल्स में सूजन आ गई, मोटी हो गई ये लेयर। और साथ में क्या हुआ, एपिथेलियम तो है ही, इसका नाम भी लिख देते हैं, बकाया कुछ भी नहीं रहना चाहिए टॉपिक को समझते समय। ये हो गया एपिथेलियम, और इसके अंदर ये भर गया म्यूकस, म्यूकस भर गया। ये म्यूकस कैसा है, ये थिक है, पानी इसमें कम है और ज्यादा म्यूकस बन रहा है, और पानी कम है, थिकनेस हो गई। ऐसा क्यों हुआ, आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई थी, ये थिक क्यों हो गया म्यूकस। ये आप अगेन डायग्राम में देखेंगे तो सब क्लियर होगा। ये अगेन मैं डायग्राम बना रहा हूं और आप देखना इसमें प्रॉब्लम मैं कहां क्रिएट कर रहा हूं। डायग्राम के अंदर प्रॉब्लम भी तो बनाएंगे तभी तो रोग समझ में आएगा, बिना प्रॉब्लम के तो रोग होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगेन थोड़ा सा स्पीडली डायग्राम को बनाते चले, और आप भी बार बार प्रैक्टिस करें केवल, ताकि एग्जाम में आपको टाइम कम लगे, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। अब देखो क्या प्रॉब्लम हुई, ये जो CFTR प्रोटीन के बीच में रास्ता था ना, ट्यूब जिससे क्लोराइड बाहर निकल रहे थे, अब नहीं निकल रहा है, CFTR एबनॉर्मल हो गई, दोनों चैनल चिपक गए, रास्ता हो गया ब्लॉक। यहां पर मैं लिख देता हूं, अब क्या है, ये एबनॉर्मल CFTR है, नॉर्मल नहीं बनी, एबनॉर्मल CFTR प्रोटीन है। ये हो गई एबनॉर्मल है CFTR प्रोटीन। और CFTR के एबनॉर्मल होने से क्या हुआ, हुआ ये कि इसका जो रास्ता है ना, ये रास्ता ये हो गया ब्लॉक, ब्लॉक रास्ता हो गया, इसका ब्लॉक हो गया। अब रास्ता जब ब्लॉक हो गया तो आपको पता है यहां पर अंदर क्या पड़े हुए थे, नॉर्मल पीपल में क्लोराइड। अब ये बेचारे क्लोराइड यहां निकल ही नहीं पाएंगे, यहीं पर फंस जाएंगे। ये क्लोराइड बाहर नहीं निकल पाएंगे तो क्या होगा, बाहर की तरफ वाटर का बैलेंस बिगड़ गया, ये वाटर का बैलेंस बिगड़ गया और म्यूकस हो गई थिक, एकदम थिक म्यूकस बन गई है बाहर की तरफ। ये हो गई थिक म्यूकस है, ज्यादा तो बन ही रही है और पानी कम है तो बन गई थिक, थिक म्यूकस बन गई। ये सारे काम यहां हो रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ये म्यूकस यहां पर थिक हो गई है। अगर मैं कहूं ना ये डायग्राम वास्तव में क्या है, तो हम यहां से इतने से पार्ट का डायग्राम ही तो बने हैं, यहां पे म्यूकस थिक हो गई। अब आप सोचो, मैं तो एक जनरल सी बात कहूं, सर्दी का मौसम होता है और जब जुकाम हो जाता है, सर्दी का मौसम हो और जुकाम हो जाए और आपका नाक बंद हो जाए तो सांस लेने दिक्कत आती है, खींचते हैं ऐसे तो भी सांस आराम से नहीं आती है। अब आप इमेजिन करो कि लंग्स के अंदर ट्रेकिया का पूरा जाल है, ट्यूब्स का जाल है, उस सारी ट्यूब्स में अगर ऐसे जाम हो गया तो क्या होगा, पेशेंट मर जाएगा, दम घुटने लग जाएगा, पेशेंट मर जाएगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। और है क्या इस बीमारी में, कुछ भी नहीं है,
इन दोनों डायग्राम को देखेंगे, सारी कहानी क्लियर हो रही है। हमने कहा CFTR जीन अगर नॉर्मल है तब तो क्या हुआ, CFTR प्रोटीन बन गई थी और नॉर्मल है। सीधा फर्स्ट और लास्ट में लो, CFTR जीन एक्टिव है तो CFTR प्रोटीन नॉर्मल है, रास्ता खुला है, क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे, क्लोराइड बाहर निकलेंगे तो म्यूकस होगी, कैसी रहेगी, म्यूकस रहेगी थिन और स्लिपरी, और नॉर्मल ट्यूब रहेगी, बीच में से स्पेस बना रहेगा, हवा का आवागमन आसानी से रहेगा। CFTR जीन है वो इनएक्टिव हो गई, इनएक्टिव है तो क्या हुआ, CFTR बन गया, प्रोटीन एबनॉर्मल बना, रास्ता ब्लॉक हो गया, क्लोराइड बाहर आएगा नहीं, क्लोराइड जब बाहर नहीं आएगा तो म्यूकस हो गई, थिक हो गई, म्यूकस थिक हो जाएगी, जाम हो जाएगी, और साथ में स्मूथ मसल में सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गया, अंदर की कैविटी छोटी होगी, अंदर की कैविटी क्या हो गई है, छोटी, यहां इतनी बड़ी, यहां इतनी छोटी हो गई है, तो क्या होगा, सांस आने में दिक्कत आने लग जाएगी। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, वहां प्रॉब्लम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो वहां वो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, अगर पेंक्रियास है, अग्नाशय ग्रंथि, पेंक्रियास की ट्यूब में ऐसा हो गया तो पेंक्रियाटिक जूस पूरे बाहर नहीं आएंगे, बाइल डक्ट के अंदर हो गया तो बाइल जूस पूरे नहीं आएंगे, यानी कि जिस भी ट्यूब में इसका इफेक्ट आएगा उससे रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक हो जाएगा, और कुछ इस बीमारी के अंदर है ही नहीं। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी गई है। अब ये कहते हैं अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो, मैं तो यहां एग्जांपल आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही दे रहा हूं, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सिम्टम क्या क्या आएंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हो गया बात कि अगर ये सारी प्रॉब्लम कहां क्रिएट हो रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो आपको खुद को पता है पहला काम तो क्या होगा, कफ शुरू हो जाएंगे, खांसी आएगी, कफ आएंगे, म्यूकस बनेगा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। और अब आप सोचो जो नाक जाम होता है आपका, तो रात को नींद नहीं ले पाते हैं, सांस आती नहीं है। अब किसी का नाक बंद है, आप उसको कहते हैं ग्राउंड में दौड़ लो, तो दौड़ नहीं पाएगा। और यहां तो क्या हो रहा है, पूरा लंग्स चौक हो रहे हैं, फेफड़े अवरुद्ध हो रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, तो हम लिख देते हैं एक्सरसाइज इनटॉलरेंस। एक्सरसाइज इनटॉलरेंस, वो सहन ही नहीं कर पाएगा कि उसको एक्सरसाइज करें। और योगासन करा दिए कपाल भारती तो मतलब ही नहीं बनेगा, फेफड़ा पूरा चौक हो रखा है। इसी तरीके से हम करें, फिर क्या होगा, जब सारे मामले होंगे तो क्या होगा, लंग्स में इन्फेक्शन बार बार होंगे, लंग्स से रिलेटेड बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो हम लिख दें रिपीटेड लंग्स इन्फेक्शन, इसकी संभावना बढ़ जाती है। रिपीटेड क्या हुए, लंग्स इन्फेक्शन, नीचे लिख देते हैं रिपीटेड लंग्स के इन्फेक्शन होने लग जाएगा, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। और नाक तो जाम हो गई, नेजल पैसेज है उसमें सूजन आ जाएगी, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन किसमें, इन नेजल पैसेज, हिंदी में कहते हैं नासिका गुहिका, ठीक है ना, अवरोध हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें आ गई अपने किसके बारे में, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया। पहला मैंने बताया व्हाट इज द मीन ऑफ द इन विवो जीन थेरेपी, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ ए फंक्शनल जीन इनटू द पेशेंट। फिर मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ना, म्यूकस कितना बनता है। और फिर जो पेशेंट बन गया, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब प्रॉब्लम है तो इसके समाधान को भी समझेंगे। अभी जो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आगे हम शुरू करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जीन थेरेपी कैसे करेंगे। अभी तो बीमारी को मैंने एक्सप्लेन किया है, जीन थेरेपी अभी को समझते हैं, इसको क्लीन करते हैं पहले। अब हम समझते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं जीन थेरेपी के थ्रू। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं, टाइटल डाल देते हैं अपने ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का जीन थेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहा है। कौन सी जीन थेरेपी है, इन विवो जीन थेरेपी है। देखिए जब किसी भी, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, जब किसी भी बीमारी को जो कि जेनेटिकल डिजीज है उसका जो जीन्स की वजह से होती है उसमें डिफेक्टिव जीन को हटाना है, तो हमें वहां पर एक फंक्शनल जीन को लगाना जरूरी होता है। तो हम प्रीवियसली लेबोरेटरी में क्या करे रखते हैं, जैसे मान लेते हैं हीमोफीलिया की जीन है
या हीमोफिलिया के लिए हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करें, मैंने कहा कि जब नॉर्मल जीन होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की तो वो नॉर्मल CFTR बनाती है। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल जो पीपल है उससे CFTR जीन को बाहर निकाल लेते हैं, उसकी क्लोनिंग कर लेते हैं और फिर उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करके रख लेते हैं, ताकि हमें जब कभी भी जरूरत हो तो उस बैक्टीरिया में से उस जीन को हम निकाल सके। तो हम यहीं से डायरेक्टली शुरू करते हैं बैक्टीरिया से। कैसे, हमने कहा कि पहले से हमने क्या कर रखा है, इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए हमने क्या लिया है, एक ऐसा बैक्टीरियम लिया है जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से पहले से प्रिपेयर कर रखा है। और इस बैक्टीरिया में क्या है, इस बैक्टीरिया में ये है इसका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, और इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये क्या है, IFTR जीन है, IFTR क्लोन्ड जीन है, ये क्लोन्ड जीन है। इसको हमने पहले से ही बना के तैयार किया हुआ था, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, बाय द कॉपिंग ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो आपको इस सभी की डिटेल है वो हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर दे रखा है, DNA कटिंग कैसे करते हैं, जॉइनिंग कैसे करते हैं और उसकी कॉपी कैसे बनाते हैं, PCR से कैसे बनाते हैं, cDNA क्या होता है, वो सब हम पहले से ऑलरेडी वीडियो में कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या है, IFTR जीन की क्लोन्ड कॉपी हमने पहले से बना के रखी हुई है। ठीक है, अब इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कराएंगे किसके साथ में, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराएंगे हम वायरस के साथ में। वायरस मान लेते हैं कि एडिनो वायरस की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं एडिनो वायरस का, ये है एडिनो वायरस है, ये एडिनो वायरस के साथ में इसको इन्फेक्शन कराएंगे, मतलब आपस में दोनों को रिएक्ट कराएंगे। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है IFTR की जो फंक्शनल जीन है वो किस में चली जाएगी, इस वायरस के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक और एरो का निशान बना देते हैं, एंड नाउ हम कह सकते हैं कि दिस एडिनो वायरस इज चार्ज्ड विद द फंक्शनल जीन ऑफ CFTR। तो यहाँ पे एक आ गई है जीन, आ गई है फंक्शनल जीन, किसकी है, हम लिख देते हैं यहाँ पे फंक्शनल जीन किसके लिए है, फंक्शनल जीन डायरेक्ट में लिख देता हूं यहाँ पर CFTR। ये CFTR के लिए इस जीन आ गई इस एडिनो वायरस में। अब इस एडिनो वायरस को डायरेक्टली इंसर्ट कराना है किसमें, पेशेंट के अंदर, पेशेंट में डायरेक्टली इनहेल करा देंगे तो वायरस चला जाएगा कहाँ पे, लंग्स की सेल्स में चला जाएगा जहां पर इंफेक्शन है। तो हम क्या करें, यहाँ पर मैं एक छोटा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना देता हूँ, चलो आगे बना देते हैं, ये चल ही रहा है यहाँ पे, तो अपने पास में काफी जगह है। तो सिंप्लीफाइड बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, ये हमने बना दिया नाक बना दिया, ये माउथ बना दिया, ये हमने चिक बना दी है, चिन हो गई। और उसके बाद में एक सिंप्लीफाइड रेस्पिरेटरी ट्रैक बना देते हैं, चौक ले लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है ये क्या है, बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के ऊपर क्या होता है, नेजल पैसेज होता है। इस तरीके से ये आप एक सिंप्लीफाइड रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं बना देता हूं। एग्जाम में भी आप ध्यान रखेंगे किस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। और आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, ये है लंग्स, जिसको हम हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं। ये हो गए लंग्स आ गए हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ढंग से कर देते हैं, आपको एग्जाम के पर्पज से अच्छा रहेगा। इस तरीके से हमने लंग्स बना दिया, ठीक है। और आपको पता है आगे इसमें ट्रेकिया होती है, ब्रोंकस होता है, मैं उसकी एनाटॉमी में नहीं जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वायरस को एंट्री करा देंगे। यहाँ पे ऐसा वायरस है जिसके अंदर IFTR है, यानी कि हम ये कह दो ये क्या है, एडिनो वायरस, एडिनो वायरस है, किसके साथ में है, विद CFTR के साथ में। ये क्या करेगा, यहां पे नहीं, यहां से इनहेल करा दो, तो ये वायरस है, यहां से एंट्री करेगा, एंट्री करेगा, आगे बढ़ता रहेगा और फाइनली कहां पहुंच जाएगा, लंग्स की सेल्स में, ठीक है ना। ये कहां पहुंच गया है, ये जो लंग्स है इनकी जो सेल है इसमें क्या हो जाएंगे, ये एंट्री कर जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ द जीन्स इनटू द पेशेंट। हुआ क्या, कहानी क्या हुई है, कहानी ये हुई है कि ये बना देते हैं, मैंने कहा लंग्स की ये जो सेल है यहाँ पे, ये लंग की सेल हो गई। इस तरीके से ये इसमें क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस है। आप जानते हो हर एक सेल में होता ही है न्यूक्लियस, तो
ये हो गए हैं लंग सेल में लिख देता हूं यहाँ पे, और ये लंग सेल का क्या है, न्यूक्लियस है यहाँ पे। और ये जो एडिनोवायरस ने क्या किया है, जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया है, कहाँ पे, यहाँ पे एडिनोवायरस ने जीन CFTR जीन को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। तो CFTR जीन कौन सी है, ये वाली, ये है फंक्शनल है। अब फंक्शनल जीन को जब आपने इंट्रोड्यूस करा दिया तो ये क्या करेगी, एक नॉर्मल CFTR प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू कर देगी। CFTR प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व, जो कि हो गया कंप्लीट। तो कहने की बात है, प्रोसीजर क्या लिया हमने कहा कि ऑलरेडी बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने क्लोन्ड CFTR बनाया गया है इज इन्फेक्टेड विद द एडिनोवायरस, एंड दिस एडिनोवायरस कहते हैं रिक्वायर एक्सेप्ट ए कॉपी of the functional CFTR gene from the bacteria, and when this adenovirus is infected or inhalated by the patient, this adenovirus कहाँ पहुंच जाता है, लंग्स की सेल में, और लंग्स की सेल के अंदर CFTR जीन की डिलीवरी कर देता है। अब ये जो सेल है नॉर्मल CFTR प्रोटीन का सिंथेसिस करना प्रारंभ कर देगी, और उससे क्या होगा, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, बीमारी ओवर। अब यहां पर हम देखते हैं ये जो जीन थेरेपी है इसको हम करते हैं तो उसको हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। एडवांटेजेस की मैं बात कर लेता हूं। एडवांटेज हम बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस जो अब आप जीन थेरेपी को अपनाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलता है। फायदा तो नंबर एक तो आप पता ही है क्या है, हम इससे कर सकते हैं टू क्योर हेरेडिटरी डिजीज, जो आनुवंशिक रोग हैं उनका हम उपचार कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा हमें फायदा मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा में हम क्या कर सकते हैं, टू क्योर हम कहते हैं हार्ट डिजीज, हार्ट के अंदर कोई डिजीज हो तो उसको भी आप जीन थेरेपी के हेल्प से हटा सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसके अलावा आप मान लेते हैं कि जैसे कैंसर डिजीज है उसको ट्रीट किया जा सकता है, और कुछ हद तक है एड्स है इसके बारे में इसको ट्रीट किया जा सकता है, ये इनके फायदे हैं। उसके अलावा में हम कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, इसको भी उपचार किया जा सकता है, कैन बी क्योर्ड। अगर इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म के एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये कह देंगे एल्बिनिज्म है डिजीज है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, मैं तो कुछ नाम आपको बता रहा हूं। एलकेप्टोन्यूरिया लाइक द इनबॉर्न एरर ऑफ डिजीज कैन बी क्योर्ड बाय द जीन थेरेपी प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। जब एडवांटेज है तो हो सकता है हर चीज के कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। डिसएडवांटेज तो क्या है, सबसे पहला तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो ट्रीटमेंट होते हैं लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं अभी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला तो क्या है, हम ये कहते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट है ये ट्रीटमेंट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जीन की डिलीवरी किस में कर रहे हैं, सोमेटिक सेल्स में कर रहे हैं, कई कोशिकाओं में। फर्स्ट वीडियो में मैंने पहले ही बताया था जीन थेरेपी दो टाइप की होती है, सोमेटिक जीन थेरेपी और जर्मलाइन जीन थेरेपी। जर्मलाइन जीन थेरेपी में एक बार प्रॉब्लम को क्लियर किया तो जनरेशन टू जनरेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सोमेटिक जो जीन थेरेपी होती है उसमें पर्टिकुलर पेशेंट ही केवल ट्रीट होता है। तो उसकी डिटेल हमारी फर्स्ट वीडियो के अंदर है जो कि इंट्रोडक्शन की है जीन थेरेपी, जरूर देखें आप उसको, ठीक है। दूसरा एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये क्या कर सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है। इट कैन ट्रिगर किसको, इम्यून सिस्टम को। अगर इसने इम्यून सिस्टम को गलत तरीके से ट्रिगर कर दिया तो ऑटो इम्यून डिजीज है वो पैदा हो जाएगी, ये संभावना रहती है, ऐसा नहीं हो जाएगी, संभावना रहती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, मे बी नॉट श्योर, वायरस है, मे बी क्रिएट हम यहां लिख दें, मे क्रिएट टॉक्सिसिटी, क्योंकि वायरस के थ्रू आप इसको कर रहे हैं तो कई बार ऐसी संभावना भी मिलती है,
चाहे कम परसेंटेज में कहें कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, डिजीज से रिलेटेड है। तो जीन थेरेपी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर चुके हैं। तो ये देखिए हमारे पास टोटल 3 वीडियो जीन थेरेपी से रिलेटेड। फर्स्ट जो है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन थेरेपी, देन द टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, देन द अप्रोचेज ऑफ जीन थेरेपी, ये फर्स्ट वीडियो है। सेकंड है एक्स वीवो जीन थेरेपी, और थर्ड ये वाली जो वीडियो ये इन वीवो जीन थेरेपी है। तीनों को जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको गारंटेड ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप देखिएगा इसको। और रही बात इसका स्टडी मटेरियल है, वो मैं जैसे ये चैप्टर पूरा होगा आपको पीडीएफ का एक लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव का, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और मैं बता देता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा आरएनए इंटरफेरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। थैंक यू, बेस्ट विश।